तो 2022 की विदाई में बस चंद दिन बचे हैं और 2023 की स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सबसे ज्यादा रौनक नजर आ रही है पहाड़ों में, जहां पर बर्फ के बीच लोग नए साल के वेलकम की तैयारी में जुटे हैं। पहाड़ों पर इस वक्त पर्यटकों की बहार आई हुई है। शिमला से लेकर मनाली और औली से लेकर जोशीमठ तक हर जगह सैलानी नजर आ रहे हैं। हाल यह है कि 2 जनवरी तक 90% होटल्स बुक्ड है। पर्यटकों का बोलबाला राजस्थान के अलग अलग शहरों में भी नजर आ रहा है। उदयपुर और जैसलमेर में सैलानियों के आने से शहर की रौनक में 4 चांद लग गए। यहां पर खुशगवार मौसम में नए साल के स्वागत को लेकर हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। नए साल पर आस्था की नगरी काशी भी भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है और बाबा के धाम को भव्य तरीके से सजाया गया है। उम्मीद है कि नए साल पर बाबा का आशीर्वाद लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। फिलहाल असली रंग पहाड़ों पर जमा है, जहां पर पर्यटक बर्फबारी के साथ नए साल के स्वागत की आस लगाए बैठे हैं। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल प्रदेश पूरी तरह सजकर तैयार हो चुका है। इस मौके पर मानो कुदरत खुद इन वादियों का श्रृंगार करने में जुटी है। नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए शिमला और मनाली में सैलानियों का जमावड़ा लग चुका है। अब बस इंतजार है तो सिर्फ 31 दिसंबर की रात का, जब जश्न का सुरूर यहाँ पूरे शबाब पर होगा। मनाली हो या फिर हिल क्वीन शिमला, कुल्लू हो या फिर धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश की वादियां पर्यटकों से गुलजार है। नए साल के आगमन पर हिमाचल प्रदेश के होटल हो, रेस्टोरेंट हो, पर्यटकों को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए और नए साल का जश्न मनाने के लिए कई तरह की तैयारियों में जुटा हुआ है। 31 दिसंबर के लिए मनाली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। माल रोड में सड़कों पर रंग बिरंगी झालर लगाई गई है। कई किलोमीटर तक सड़कों को इन झालरों से सजाया गया है। फैमिली को स्नो देखना था, इसलिए हमने सोचा कि शिमला मनाली आ जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश काफ़ी फेमस है स्नो के लिए और अभी मौसम भी वैसे बन रहा था, तो हमने सोचा कि इस बार हॉलिडे हिमाचल प्रदेश में मनाएंगे। चौक चौराहों को संवारने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ के होटल्स का हुलिया भी बदला हुआ है। ज्यादातर होटल्स को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। सैलानियों को लुभाने के लिए कई तरह के ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। सबसे ब्यूटीफुल मुझे यहाँ का नेचर लगा, माउंटेन्स लगे, स्नो कैप्ड माउंटेन जब सुबह उठ के देखते हैं होटल रूम से बाहर, बहुत ही सुंदर साइट है। तो ऐसी साइट तो हमने कभी देखी नहीं थी, तो बहुत सुंदर लग रहा है और एडवेंचर टूरिज्म भी काफी इंटरेस्टिंग है। यह विंटर कार्निवल होगा, जिसमें विंटर क्वीन चुनी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर्यटक लजीज पकवानों का लुत्फ उठा सकेंगे। कई होटल्स में सैलानियों के मनोरंजन के लिए खास प्लानिंग की गई है। जहां मनाली जैसे पर्यटन शहरों में विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, विंटर क्वीन चुने जाने का कार्यक्रम किया जा रहा है, नाच गाने के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं सभी जगहों पर स्थानीय व्यंजनों को परोसने की तैयारियां भी कर ली गई है। तैयारी बता रही है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में नए साल का जश्न बीते सालों के मुकाबले बेहद शानदार होगा, क्योंकि यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक जश्न का दौर चलता रहेगा। बहुत मजा आया, क्योंकि आप यहाँ की खूबसूरती देखोगे, नेचर देखोगे, आपकी आंखें भर आएगी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, नाइस। असल में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 2 जनवरी तक सभी रेस्टोरेंट, होटल्स और ढाबों को 24 घंटे खुले रहने की इजाजत दी है। जाहिर है, इस ऐलान के बाद से हिल स्टेशन पर नए साल का जश्न मनाने वालों का जोश कई गुना बढ़ गया है और साथ ही बढ़ गई है सैलानियों की तादाद। समूचा हिमाचल प्रदेश एक तरफ जहां पर्यटकों की आमद से खुश है, वहीं मौसम विभाग ने अब 5 जिलों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान लगाकर पर्यटकों की खुशियों को दुगना कर दिया है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, मनाली। तो देखिए, मनाली के दिन की रौनक तो आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं कैसे रात भर मनाली पर्यटकों के लिए जन्नत बन चुकी है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए मनाली के मॉल रोड पर खास इंतजाम किए गए। यहाँ देखिए डीजे का इंतजाम किया गया है, जिस पर हजारों की संख्या में पर्यटक थिरक रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ नए साल के स्वागत के लिए दुकानों को खास तरीके से सजाया धजाया गया है। सड़कों पर शानदार लाइट्स लगाई गई।
मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, और इस तरह का हम लोगों को देख के हम लोगों में मतलब वी आर फ्रॉम द नागपुर और इतना हम लोग माइनस में यहाँ पे झेल रहे हैं, लेकिन मतलब बहुत ही फन है यहाँ पे। इट इज नॉट बियॉन्ड इमेजिनेशन। पूरा मजा आ रहा है यहाँ पर। अमेजिंगली कोल्ड है पर फुल टू एंजॉय। यू कैन सी माहौल इज टोटली इलेक्ट्रिक, एंजॉयबल, लॉट ऑफ एनर्जी इज देयर, सो एंजॉइंग। इधर उत्तराखंड के जोशीमठ और औली में इतनी ठंड पड़ रही है कि पानी जमना शुरू हो गया है। कई जगहों पर पहाड़ों से बहता पानी पाला गिरने की वजह से जम गया और इस कड़ाके की ठंड के बावजूद जश्न के दीवाने नए साल के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, इसे कहते हैं ठंड का 3rd डिग्री, जिसने नदी की धारा को ही रोक दिया। यहां देखते ही देखते पानी की बूंदें पाले में बदल गई। शीतलहर के साथ पाले की ये डबल अटैक की तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की है। जोशीमठ में तापमान शून्य से भी नीचे खिसक चुका है। सर्दी का खौफ ऐसा कि यहां सुबह 9 बजे तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। ऐसा ही मंजर शाम को धूप ढलने के बाद का होता है। लगातार तापमान में काफी गिरावट आई है। औली घूमने के लिए पर्यटक काफी संख्या में जोशीमठ पर्यटक आ रहा है और नगर पालिका प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पालिका के द्वारा 15-20 दिनों से अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। ये हाल तब है जब जोशीमठ और इसके आसपास के इलाकों में न बर्फबारी हुई है और न ही बारिश। बेशक इस समय पूरा चमोली जिला जबरदस्त शीतलहर के चपेट में है। इसके बावजूद ये इलाका सैलानियों से गुलजार है। यहाँ नए साल का जश्न मनाने के लिए जोशीमठ और औली में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। 4-5 हमारे पुराने स्पॉट है, 4-5 स्पॉटों पे जहां पर पर्यटक रुकता है। रात को हमारी गश्त दल वाले, पुलिस की गश्त दल वाले रुकते हैं। इन स्थानों में लगातार हम 15-20 दिनों से अलाव की व्यवस्था की है, जिससे आने टूरिस्टों को और जो राहगीर हैं, जो हमारे साधु सन्यासी है, इन लोगों को किसी तरह से शीत का सामना न करना। इस समय जोशीमठ से औली जाने वाले रोडवे पूरी तरह से पैक दिखाई दे रहे हैं। सर्द मौसम के बावजूद नए साल के मौके पर यहाँ सैलानियों की तादाद और बढ़ने की उम्मीदें हैं। ऐसे में पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कमल लैन सिलोड़ी, जोशीमठ, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, नए साल के स्वागत के लिए अभी से शिमला में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। भारी संख्या में जो है टूरिस्ट शिमला में आ चुके हैं और लोग जो है सरकार के 24 घंटे ढाबा, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर 24 घंटे खोलने के निर्देश का स्वागत भी कर रहे हैं और यहां पर मिलने वाले खाने को लेकर भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यहां पर देखिए, हिम इरा फूड फेस्टिवल का आयोजन भी सरकार की ओर से किया गया है, जिसमें हिमाचली व्यंजनों का आनंद भी टूरिस्ट उठा रहे हैं। शिमला के मौसम को लेकर भी सैलानी काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें नए साल के मौके पर बर्फ का इंतजार जरूर है। मौसम विभाग ने उम्मीद भी जताई है कि देखिए, नए साल के मौके पर बर्फबारी हो सकती है, जिससे पर्यटक जो है काफी जोश में। बहुत ज्यादा रश है, लेकिन रश बड़ा कंट्रोल्ड है। खास करके यहाँ शिमला का रश तो बहुत कंट्रोल्ड है। इसके लिए हमें लगता है प्रशासन ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है और बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से। ट्रेडिशनल फूड तो यहाँ का बड़ा अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि पूरे इंडिया में ये ट्रेडिशनल फूड हो। जैसे सीडू अभी हम लोग खाए, तो सीडू हम यूपी से हैं, तो यूपी में भी इसको फरा टाइप का है। इस डिजाइन अलग है। जैसे यहाँ अखरोट साइड पड़ता है, वहाँ पे उड़द की दाल पड़ती है और छोटा छोटा पर्पज। हमें लगता है कि इंडिया में हर चीज एक ही जैसी है, मोटी मोटी, वो थोड़ा सा रूप बदलती चलती है। ये अच्छा डिसीजन है कि वो अगर 10 बजे भी या फिर 11 बजे कुछ खाना चाहते हो तो उनके लिए ओपन है रेस्टोरेंट, कभी भी खा सकते हैं। तो चलिए, पहाड़ों से अब रुक कर लेते हैं झीलों की नगरी उदयपुर का, जहां पर इन दिनों पर्यटकों का सैलाब आया हुआ है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए यहां पर बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानी छुट्टियां बिताने के लिए पहुंच रहे हैं। भीड़ बढ़ने से शहर में गाड़ियों का जाम भी लग रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान के कलाकार पर्यटकों को उनका मनोरंजन कर रहे हैं। झीलों में लोग जमकर बोटिंग का आनंद उठा रहे हैं। उदयपुर के अलग अलग जगहों पर सैलानी इस वक्त मौजूद हैं। उदयपुर का मौसम भी लोगों को खूब भा रहा है। यहां पर सुबह और शाम ज्यादा ठंड होती है, जबकि दिन में मौसम काफी गर्म रहता है। हम अपना न्यू ईयर यहीं सेलिब्रेट करने वाले हैं फैमिली के साथ। ये हमारा प्लान है कि उदयपुर सिटी एक्सप्लोर करेंगे, ये जगह
और न्यू ईयर भी यहीं सेलिब्रेट करेंगे। हमने उदयपुर चुना बिकॉज यहाँ पर बहुत ही एक तो हिस्टोरिक जगह है, यहाँ पर बहुत कुछ देखने के लिए है फैमिली के साथ, और यहाँ पर इसका वेदर भी बहुत अच्छा है जो हमें मुंबई में नहीं मिलता है। को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आइए एक बार उदयपुर सिटी और यहाँ से अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करके जाइए। तो देखिए, धर्मनगरी काशी में नए साल के आगमन पर हर साल 31 दिसंबर को और साल के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नई व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक श्रद्धालुओं को झांकी दर्शन मिलेगा। यहां तक देखिए, बाबा के दर्शन में आने वाले वीआईपी भी गर्भगृह तक नहीं जा पाएंगे। शहर में ट्रैफिक को देखते हुए वीआईपी को जल मार्ग से आने की व्यवस्था की गई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नव वर्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने की संभावना है। इसलिए कुछ मूलभूत तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ श्रद्धालुओं को सुविधाएं विकसित करने का भी हमने बहुत बढ़िया प्रयास किया है। सुविधाएं देती है श्रद्धालु, साथ ही कुछ मूलभूत परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। जैसे उस दिन पूरे दिन झांकी दर्शन रहेगा। वैसे झांकी दर्शन रेगुलर रहता है दिल्ली, लेकिन कुछ अवसरों पे गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता है। बट इन 2 दिनों में फुल टैप अटेल में रहेगा, क्योंकि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसको देखते हुए निर्णय लिया गया। टिकट आदि का भी उस दिन सुगम दर्शन के टिकट बंद रखे जाएंगे, ताकि कम से कम लोगों को सहूलियत असुविधा हो सके। इसी प्रकार हम लोग वीआईपी जो आ रहे हैं या जो अतिथि आ रहे हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो जल मार्ग से, ताकि मुख्य मार्ग से भीड़ न लगे। इन सब व्यवस्थाओं को चेंजित किया जा रहा है। इधर नेपाल के बीरगंज में बना एडवेंचर पार्क न केवल नेपाल बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश के पर्यटकों को भी लुभाने के लिए तैयार है। नए साल के अवसर पर इस इलाके के लोगों के लिए ये खास स्पॉट बन रहा है और इसमें स्काई साइकिलिंग, स्काई डाइविंग जैसे एडवेंचर गेम भी शामिल हैं और इसीलिए इसका नाम वर्ल्ड ऑफ वंडर दिया गया है। हवा में साइकिल चलाने का करना हो एहसास, पानी में नाव का लुत्फ उठाने का हो मिजाज, तो पहुंच जाइए नेपाल के बीरगंज जनाब। यहाँ तरह तरह के एडवेंचर का आप मजा ले सकते हैं। नए साल के मौके पर लोगों को लुभाने के लिए ये एडवेंचर पार्क यहाँ तैयार है। इसमें स्काई साइकिलिंग, स्काई डाइविंग जैसे एडवेंचरस गेम है, जिसके चलते इसका नाम वर्ल्ड ऑफ वंडर दिया गया है। बीरगंज के 5 युवाओं ने मिलकर इसकी परिकल्पना की थी, जो अब बनकर न सिर्फ तैयार है बल्कि शुभारंभ भी हो चुका है। बीरगंज के युवा उद्योगपतियों के संचालित इस पार्क में रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, इंडोर गेम्स समेत अलग अलग तरह के खेल और मनोरंजन की सुविधा है। लोग यहाँ इन सब का लुत्फ उठाने पहुँचने भी लगे हैं। ये पार्क नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के पर्यटकों को लुभाने के लिए तैयार है। बिहार के कई शहरों से लोगों ने बुकिंग करानी शुरू भी कर दी है। तो देखिए, ठंड भी बहुत बढ़ रही है और घने कोहरे ने सिर्फ आम जनजीवन पर भी असर नहीं डाला, बल्कि सीमा सुरक्षा को भी पेचीदा बना दिया है। घने कोहरे की आड़ में दुश्मन देश जो है कोई हिमाकत ना कर सके, इसके लिए पंजाब से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने निगरानी कड़ी कर दी है, चौकस कर दी है। बीएसएफ के इसी सुरक्षा चक्रव्यूह पर पेश है हमारी संवाददाता कमलजीत संधू की ये विशेष रिपोर्ट। देखिए, अमृतसर में ये पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाके की तस्वीरें हैं। रात घिर आई है, कोहरे की मोटी चादर बिछने लगी है। इस सर्द मौसम में पूरी गर्मजोशी के साथ बीएसएफ के ये जवान सरहद की हिफाजत में जुटे हैं। हर मौसम, हर हालात का सामना करने के लिए तत्पर और मुस्तैद। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उसी बीच में लगातार ड्रोन गतिविधि बढ़ती हुई। इस वक्त हम हैं अमृतसर के इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जहां पे सबसे ज्यादा ड्रोन की गतिविधि देखी गई है।
250 ड्रोन की एंट्री स्पॉट की गई है इस पूरे बॉर्डर पर। लेकिन अगर हम अमृतसर की ही बात करें, तकरीबन 60 ऐसे इंट्रूजन हैं जो कि पाए गए हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि कोहरा छाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इस कड़ाके की ठंड में बीएसएफ के जवान मुस्तैद हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से एंटी ड्रोन उस तरह से सक्षम हो ताकि ड्रोन्स को गिराया जा सके। अपने आप में जितने ये जवान हैं सक्षम हैं कि अपने कानों से सुने पेट्रोलिंग के समय किसी तरह की ड्रोन की आवाज और उसे एकदम न्यूट्रलाइज कर दें। अगर हम बात करें, जैसे आप देख सकते हैं कि मध्य रात हो रहा है और टैक्टिकल मूव कर रहे हैं। बीते वक्त में भारतीय सुरक्षा बल की चुनौतियां बढ़ी हैं। अब पड़ोस से ड्रोन की नापाक गतिविधियां भी काफी बढ़ गई है। इनके जरिए ड्रग्स और आतंकी साजो सामान भेजने की साजिशें की जाती हैं। घने कोहरे की आड़ में ऐसी मूवमेंट्स बढ़ने का अंदेशा बना रहता है। इसे देखते हुए बीएसएफ ने सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि बीएसएफ हर मौसम में तैयार। अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि विजिबिलिटी बहुत कम है फॉग की वजह से। ये एनुअल फिनोमिना है, लेकिन हमारी तैयारी उसी हिसाब से रहती है। हम अपनी बॉर्डर पे गश्त और हमारी पिकेटिंग बढ़ा देते हैं। आपने कहा कि हर साल होता है, लेकिन जितनी ड्रोन एक्टिविटी इस साल देखी गई है उससे पहले तो इतना नहीं देखा गया है। तो एक गेम चेंजर की तरह है। आप लोग चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे मॉडर्न वेज हो या परंपरागत तरीके हैं, किस किस तरीके से इसको काउंटर कर रहे हैं? देखो, जो हमारी ग्राउंड डोमिनेशन तो हमारी प्राइम टास्क है, वो हम करते हैं। बाकी जो ड्रोन की गतिविधि होती है वो हमें नोटिस करते हैं, हमारे लड़के हैं, वो उसको डिटेक्ट करते हैं और काउंटर एक्शन ड्रिल करते हैं। और डेप्थ एरिया में हम लोग ऑपरेशन करने के बाद उसकी गतिविधि को ऑथेंटिकेट करते हैं। और जो हमें सामान मिलता है, ड्रोन भी गिराए हैं हमने पिछले 6 महीने में मोर देन 5। और जो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स आते हैं उनको भी हम लोग सीज करते हैं। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर यूं तो सीमा के सजग प्रहरी दिन रात चौकस रहते हैं, लेकिन इस सर्द मौसम में इनका काम बढ़ जाता है। ड्यूटी पर चाहे जैसा भी मौसम हो, हर मौसम के हर हालात के लिए हम तैयार रहते हैं, हर समय तैयार रहते हैं। ड्रोन को पैट्रोलिंग करते हुए सबसे ज्यादा कानों से उसकी आवाज को ट्रैक करते हैं। उसके बाद जो भी कार्रवाई है उसको अंजाम देते हैं। महज सीमा की सुरक्षा ही नहीं, बीएसएफ इस इलाके को नशा मुक्त और आतंक मुक्त बनाने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर भी काफी काम कर रही है। पूरा देश जब नए साल के जश्न की तैयारी में जुटा है, तब सरहद के ये प्रहरी इस सर्द मौसम में 24 घंटे बॉर्डर की हिफाजत में जुटे हुए हैं, ताकि हम बेखौफ होकर जश्न मना सके, बेफिक्र होकर अपने घरों में चैन की नींद सो सके। बीएसएफ का महिला दस्ता भी सीमा की सुरक्षा में बराबरी का योगदान दे रहा है। इन महिला प्रहरियों का जोश और जज्बा कमाल का है, बेमिसाल है। हमारी संवाददाता कमलजीत संधू ने सीमा पर तैनात लेडी ब्रिगेड से खास बातचीत की है, सुनिए। इसलिए हम पेट्रोलिंग करते हैं नाइट में, कानों से उसकी आवाज को सुनते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है हम आगे अपने कमांडर को इसकी रिपोर्ट करते हैं, फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। महिलाओं ने भी ड्रोन गिराया है हाल फिलहाल में। किस तरह से देखते हैं कि महिलाओं का योगदान है बीएसएफ में? महिलाएं भी बराबर की ड्यूटी कर रही हैं। जितनी ड्यूटी पुरुष इस टाइम पे कर रहे हैं, उतनी ड्यूटी अभी महिलाएं भी कर रही हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्या चैलेंजेस हैं एक महिला सोल्जर के लिए? मेरा नाम सपना है। तो हम 6x6 ड्यूटी करते हैं, व्हीकल पेट्रोलिंग करते हैं और इस कड़ी ठंड में देश के लिए हम तैनात हैं। घर वालों की याद नहीं आती आप लोगों को, या क्योंकि एक प्रोफेशनल सोल्जर है आप लोगों को समय मिलता है दोनों घर का और यहाँ पे संभालने का? जी, हमें समय पूरा मिलता है। यहाँ ड्यूटी के अलावा हमें 6 घंटे मिलते हैं, जिससे हम अपने आराम से घर पे बात कर सकते हैं। घर वालों की याद तो आती है, लेकिन ड्यूटी पहले ही, घर वाले बाद में। जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो सोचा था इतना टफ होगा, या आपको लगता है कि ज्यादा महिलाओं को आना चाहिए? हाँ, जरूर आना चाहिए। ट्रेनिंग हमको इसी तरीके से दी गई है कि हम मेंटली और फिजिकल दोनों तरह से तैयार होते हैं यहाँ पे बॉर्डर को संभालने के लिए। कितना गौरव होता है कि महिलाओं ने ड्रोन गिराया है? बहुत गर्व की बात है ये। हमें जब से ट्रेनिंग दी गई है उसके बाद हमें ऐसे लगता है कि हर लड़की को फोर्स में आना चाहिए देश की सेवा के लिए।
तो एक उम्दा बात कही है, लेकिन आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जब ड्रोन एक्टिविटी हुई उसमें 2 महिलाएं हैं जिन्होंने ड्रोन को गिराया, लेकिन जाहिर सी बात है ह्यूमन इंटरवेंशन तो है ही, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बीएसएफ लगातार कर रही है। और क्योंकि अब नए साल का आगमन होने वाला है, ड्रोन की गतिविधि बढ़ गई है और उस चुनौती का सामना पुरुष और महिला बीएसएफ जवान दोनों ही कर रहे हैं। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, अमृतसर बॉर्डर। है केदारनाथ धाम, जो इस वक्त बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। बाबा के धाम के कपाट बंद हैं, लेकिन इस -डिग्री में कुछ तपस्वी यहां पर कठिन तप में लीन है। कौन है वो तपस्वी जो कि कपाट बंद होने के बाद भी बाबा केदार के दरबार में धुनी रमाए हुए हैं? चलिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चारों धाम बर्फ की सफेद चादर से ढके हैं। बर्फबारी ऐसी कि इंसान जम जाए। लेकिन बाबा केदार के द्वार पर बर्फबारी और कपकपाती ठंड के बीच कई साधु तपस्या में लीन दिखते हैं। इन्हीं में से एक हैं ललित रामदास महाराज, जिनकी साधना के आगे चारों तरफ गिरी बर्फ और जमा देने वाली ठंड भी बेअसर दिखती है। शायद इसीलिए इन्हें बाबा बर्फानी कहा जाता है। इसे बाबा केदार का चमत्कार ही कहेंगे कि ललित महाराज साल भर केदारनाथ धाम में माइनस टेम्परेचर की कड़कड़ाती सर्दी में भी ध्यान करते हैं और समाधि में लीन रहते हैं। वो कभी केदारनाथ मंदिर के सामने आसमान से गिरती बर्फ के बीच ध्यान करते नजर आते हैं, तो कभी बर्फीले झरनों के किनारे साधना में लीन दिखते हैं। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। ललित रामदास महाराज पिछले कई सालों से केदारनाथ धाम में ही रह रहे हैं। केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पुराने पैदल मार्ग पर इनका आश्रम है। यात्रा सीजन में ये अपने आश्रम में साधु संतों और यात्रियों के लिए भंडारा करवाते हैं। साथ ही लावारिस पशुओं की सेवा भी करते हैं। शीतकाल में मौसम की बेरुखी के बीच अगर कोई भूला भटका मुसाफिर इन तक पहुंचता है तो उसे आश्रय भी देते हैं। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे। तो पहाड़ों की तपस्वी तो आपने देख लिया और अब आपको दिखाते हैं दुनिया से आई 2 दिलचस्प तस्वीरें। इस वक्त देखिए कनाडा और अमेरिका बर्फ की चादर से इस वक्त ढक चुके हैं। इन दोनों मुल्कों में इस बार की बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। पहली तस्वीर जो है कनाडा से निकल कर आ रही है, जहां देखिए बर्फ ने जिंदगी को अपनी आगोश में ले रखा है। आप देख सकते हैं कि कैसे कनाडा में लाइन से बने घर जो है बर्फ के समुद्र में समा चुके हैं। बर्फ की सफेद चादर से ढके ये घर सिर्फ मूर्तियों जैसे ही प्रतीत होते हैं। वहीं अमेरिका के शहर बफलो में इतनी बर्फ गिरी कि यहां बर्फ को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सर्दी का सितम जारी है। तो चलिए बर्फबारी के बाद अब बात कुछ शुभ पहल की भी कर लेते हैं और आपको लिए चलते हैं एक ऐसे स्कूल में जहां पर बच्चों के मन में स्पेस साइंटिस्ट बनने का सपना संजोया जा रहा है। ये स्कूल यूपी में है और यहां पर गांव वालों ने चंदा जुटाकर इस सरकारी स्कूल में एक स्पेस लैब बनवाई है और अब इस कदम के शानदार परिणाम सामने आने लगे हैं। देखिए। यूपी के सिद्धार्थ नगर के सरकारी स्कूल में बच्चों को खुली आंखों से सपने देखने की तालीम दी जाती है। न सिर्फ तालीम दी जाती है, सपनों को साकार करने का हुनर भी सिखाया जाता है। इसलिए यहाँ ज्ञान की दुनिया सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। अनंत अंतरिक्ष को कुछ यूं बच्चों के करीब लाया गया है। भनवापुर ब्लॉक के हसुडी ओसानपुर गांव के इस स्कूल के बच्चों के लिए अब चंदा मामा
सिर्फ दादा दादी की कहानी का हिस्सा भर नहीं है। जब से स्पेस लैब बनी है, इन बच्चों के ज्ञान की दुनिया का विस्तार हो गया है। तो हमारे यहाँ स्पेस लैब नहीं थी तो हम लोग सौरमंडल के बारे में ही जानते थे, इससे ज्यादा हम लोग सोच नहीं पाते थे। और जब से स्पेस लैब बनी तब से हमें बहुत फायदा हुआ। पहले पता था कि चंद्रमा पे दादी ही रहती हैं, पर जब से स्पेस लैब लगा, हम टेलीस्कोप से देखे तो हमने सोचा यहाँ पर दादी तो नहीं है, इस पे गड्ढे के सिवा और कुछ भी नहीं है। और क्या रॉकेट के बारे में, एरोप्लेन के बारे में, हम लोग ड्रोन उड़ाते हैं, प्लेन उड़ाते हैं। अब अंतरिक्ष इन बच्चों के लिए अबूझ पहेली नहीं, स्पेस से इनका गहरा रिश्ता जुड़ चुका है और हर दिन इनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। स्पेस लैब लगने की वजह से हमें सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है और सैटेलाइट्स कैसे बनती हैं, सैटेलाइट्स का काम क्या होता है, ये सब भी जानने को मिला है, जो कि पहले हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता था। स्कूल में सिर्फ सोलर सिस्टम तक ही पढ़ाई होती थी, उसके बाद हमें कुछ भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन लैब्स लगने के बाद हमें बहुत कुछ पता चला है और हम सोचते हैं कि हम आगे जाकर भविष्य में स्पेस के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। स्कूल के बच्चों की स्पेस साइंस में रुचि को देखते हुए ग्राम प्रधान ने पूरे गांव के सहयोग से 8 लाख रुपए जुटाए और व्योमिका स्पेस एकेडमी से कॉन्ट्रैक्ट कर स्कूल में स्पेस लैब बनवाई। जहां अक्सर स्कूलों के बारे में कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ बच्चे खाना खाने आते हैं और ड्रेस के लिए आते हैं, उस धारणा को मैंने तोड़ने के लिए कि नहीं, उत्तर प्रदेश के स्कूल ऐसे भी हैं कि बच्चे वहां पढ़ाई के साथ साथ अब अंतरिक्ष के भी सपने देखते हैं और अब उनके अंदर IAS PCS के अलावा साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़ रही है और आने वाले समय में वो कल्पना चावला और कलाम साहब बन के देश की सेवा करना चाह रहे हैं। कि जैसा कि कलाम साहब भी एक गांव से ही आए थे, मुझसे भी छोटा गांव था वो, तो हो सकता है मेरे गांव से, मेरे जिले से अगला कलाम यहीं से निकल के सामने आए। स्कूल की स्पेस लैब में 1980 से अब तक लॉन्च की गई सैटेलाइट्स के मॉडल्स रखे गए हैं। इतना ही नहीं, इन मॉडल्स के जरिए 2030 तक प्रक्षेपित किए जाने वाली सैटेलाइट्स की जानकारी भी बच्चों को मुहैया कराई गई, ताकि इस गांव के बच्चे स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहें और अपने परिवार, गांव और देश का नाम रोशन करें। अनिल तिवारी, सिद्धार्थनगर, गुड न्यूज टुडे। मोरबी हादसे को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर के ITM कॉलेज में बीटेक के छात्रों ने एक स्मार्ट पुल का मॉडल बनाया है। इस पुल की खासियत यह है कि जैसे ही इस पर लोगों की संख्या बढ़ेगी, इसमें मौजूद सायरन बजना शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को खुद ब खुद ये समझ आ जाएगा कि ओवरलोड हो गया है और सुरक्षित हो जाने की बेला आ चुकी है। छात्रों का बनाया ये पुल जो है 6 किलो का वजन वहन कर सकता है, लेकिन जैसे ही 3 किलो वजन से ज्यादा का कोई वाहन इस पर गुजरेगा तो सायरन बजेगा। इस ब्रिज को जो है मेटल फ्रेम, स्टील, सेंसर और तमाम आधुनिकीकरण से बनाया गया है और स्विच और बैटरी जैसे सामानों की मदद से इसको तैयार किया गया है। छोटा सा मॉडल है, उसे बनाने वाले छात्र जो हैं उनका कहना है कि ऐसे स्मार्ट पुल से भविष्य में मोरबी जैसी घटनाओं को रोका जरूर जा सकता है। सर, अभी ही अक्टूबर एंड में 30 अक्टूबर को मोरबी हादसा हुआ था गुजरात में, जिसमें कई लोग मारे गए थे। ये हादसा बेसिकली ओवरलोड के चलते हुआ था। ब्रिज में बहुत ज़्यादा वेट पड़ गया था और सही समय पे अथॉरिटीज़ को मैसेज नहीं जा पाया और लोग भी वहाँ से इवैक्यूएट नहीं कर पाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी तकनीक का यूज़ करके ऐसे कोई चीज़ बनाए जिससे कि लोगों को पहले ही पता चल जाए कि जब ब्रिज ओवरलोड होने वाला है तो उनको मैसेज मिल जाए। प्लस पुलिस हुई या फिर हॉस्पिटल्स हुए, इन सब लोग को भी पहले ही कॉल या फोन चले जाए, ताकि अगर उन लोग ये पता चल जाए कि कुछ ऐसा हादसा होने वाला है और आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये पूरा का पूरा ब्रिज मैं और मेरी टीम ने ना पूरा स्क्रैप से बनाया है और ये ब्रिज बनने में 12 से 13 दिन लगे थे। बल्कि हमको आइडिया आया था जब 30 अक्टूबर को मोरबी इंसिडेंट हुआ था, तभी आइडिया आया था। तो मैं और मेरी टीम ने उसी दिन से ना सोचना चालू किया कि ऐसा क्या चीज़ बनाए कि हम ये ऐसे हादसे रोक सकें। कहते हैं हुनर दिखाने के लिए हैसियत की नहीं बल्कि हौसले की जरूरत होती है और सीतापुर में एक ऑटो रिक्शा चालक का बेटा चर्चा का विषय बना हुआ है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले अरुण कुमार ने एक नायाब प्रयोग को अंजाम दिया। इस छात्र ने एक ऐसा हेलमेट तैयार किया है जिसे पहनने के बाद ही दोपहिया वाहन स्टार्ट होता है और हेलमेट उतारते ही वाहन बंद हो जाता है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए अरुण की ये खोज कारगर साबित हो सकती है। फिलहाल उसके इस प्रयोग और समझ की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।
अब आपको लिए चलते हैं क्रिकेट की उस पिच पर जहां हर खिलाड़ी बहुत खास है। ये खिलाड़ी भले ही सुन और बोल ना सके, लेकिन क्रिकेट की पिच पर इन खिलाड़ियों का हुनर कमाल है। And straight away clean ball without क्रिकेट की पिच पर अपना हुनर दिखाते ये खिलाड़ी ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, लेकिन इनके बल्ले पर जब गेंद आती है तो उसकी आवाज सभी के कानों तक बखूबी पहुंचती है। ये दिल्ली का ध्यानचंद स्टेडियम है और यहाँ डीफ एंड डम क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मैच था, जो कि नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली के बीच खेला गया। Very controlled on drive, ball going to long on. डेफ क्रिकेट एसोसिएशन का फाइनल टूर्नामेंट हो रहा है और हम डेफ के लिए इनकी प्रगति के लिए हम प्रयासरत हैं और वर्ल्ड कप हम 3 कंट्रियों में प्लान कर रहे हैं, यूएस में वर्ल्ड कप और दुबई और हांगकांग में बहुत जल्दी हम प्रयासरत हैं, टूर्नामेंट कराएंगे। और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो समाज से विक्षिप्त है इनके लिए हम आगे से आगे बढ़ के हम इनके लिए प्रयासरत रहेंगे। इस तरह के मैच यहाँ आए सभी खिलाड़ियों के लिए एक मौका होता है कि वो सबके सामने अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकें। वो कह रहे हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये मैचेस, ये इवेंट्स अगर होंगे तभी हम आगे एनकरेज, मतलब हमें लोग एनकरेज करेंगे। इन खिलाड़ियों में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो अभी बिल्कुल यंग हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और क्रिकेट को लेकर उनका जुनून भी गजब का है। 26 साल के राम अवतार अभी पढ़ाई कर रहे हैं और कहते हैं कि इस तरह के मैच से उनके खर्चे तो पूरे नहीं होते, लेकिन उनका शौक जरूर पूरा होता है। वो अब इंडियन टीम की जर्सी पहनकर क्रिकेट खेलना चाहते हैं। कह रहे हैं हमें क्रिकेट बहुत पसंद है, मेरा सपना तो यही है कि मैं आगे स्टार बनूं क्रिकेट में, और घर का है तो घर का तो नहीं हो पाता, तो उसके लिए हमें कोई सपोर्ट करे, आगे बढ़ के सपोर्ट करे, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो इसलिए मैं अभी स्टूडेंट हूँ, ये कह रहे हैं ऐसा कि अवतार सिंह जी, ये अवतार जी स्टूडेंट हैं और ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि क्रिकेट के थ्रू मुझे कुछ नौकरी मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। क्रिकेट एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे ये लोग दुनिया की नजर में छा जाना चाहते हैं। हालांकि इन सभी खिलाड़ियों का कहना है कि सरकारी सिस्टम में इनके खेलने और खेल के जरिए रोटी कमाने के संसाधन ना के बराबर हैं, फिर भी वो क्रिकेट के जरिए समाज में अपनी पहचान बनाते रहेंगे। पिच पर पहुंचकर ये प्लेयर्स अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को हिट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इस तरह के इवेंट से इन प्लेयर्स को कुछ खास फायदा नहीं होता, लेकिन इनमें तमाम यंग प्लेयर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो इंडियन जर्सी पहनकर क्रिकेट खेलें और सरकार से यही अपील करते हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनका ये सपना साकार हो जाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। आम हो या खास, फिटनेस सभी के लिए जरूरी होती है। देखिए, दिल्ली पुलिस के डीसीपी जितेंद्र मणि ने फिटनेस की अनूठी नजीर पेश की है। कभी उनका वजन जो है करीब 130 किलोग्राम हुआ करता था, लेकिन पक्के इरादे और मेहनत संयम के बूते जितेंद्र अपना वजन कम करने पर सफल हुए और उनका अब जो वजन है वो है 84 किलो। महज 8 महीने में जितेंद्र मणि ने अपनी कमर का साइज जो है 46 से घटाकर 34 कर लिया। ऐसा करने से सेहत के मामले में इस पुलिसकर्मी को काफी ज्यादा फायदा हुआ और कभी जितेंद्र का कोलेस्ट्रॉल जो है लेवल 500 तक जा पहुंचा था, जिसे उन्होंने जो है घटाकर 150 कर लिया है। जितेंद्र मणि ने डाइट कंट्रोल और रेगुलर एक्सरसाइज के दम पर ये उपलब्धि हासिल की। वो कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट लेते हैं और रोजाना 15,000 कदम चलते हैं। इस कामयाबी के लिए जितेंद्र को दिल्ली पुलिस ने सम्मानित भी किया। मॉर्निंग वॉक 12 किलोमीटर या 15,000 स्टेप का रखते हुए लगभग 4.5 लाख पर मंथ और 8 महीनों में 32 से 35 लाख कदम में चला। और मैंने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से निकाला और
इसकी जगह सलाद डाइट, फ्रूट डाइट और प्रोटीन डाइट को शामिल किया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो क्या तरीके रहे जिन्हें अपनाकर जितेंद्र ने अपना वजन इतना कम कर लिया। दरअसल जितेंद्र रोजाना 15,000 कदम चलते थे, जिनकी वजह से उनके वजन को कम करने में काफी मदद मिली। खाने पीने का भी उन्होंने खास ध्यान रखा और कार्ब से वो अक्सर परहेज करते थे। बिल्कुल रेखा, देखिए हर रोज लौकी और करेले का जूस पिया उन्होंने, जो बहुत मुश्किल होता है। सुबह के नाश्ते की शुरुआत जो है सेब, पपीता, कीवी और अमरूद जैसे फलों के साथ होती थी। देखिए लंच और डिनर से पहले भरपूर सलाद लिया, जिससे उनका जो डाइजेशन है वो दुरुस्त रहा। और दोपहर की अगर बात की जाए तो नारियल पानी पीते थे या फिर दही या छाछ का सेवन वो करते थे। और लंच में बिना रोटी और चावल के ग्रीन वेजिटेबल और दाल का सेवन उनको तरफ से किया जाता था। बिल्कुल, देखिए शाम 5 बजे सेब या भुने जो चने होते हैं उनको खाते थे और डिनर में वेजिटेबल सूप या चिली पनीर से अपना पेट भरा।